अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से ही जहां पर हमने ख़त्म किया था। याद रहे मेजरमेंट्स के पहले 5 क्वेश्चंस हो चुके थे। आज छठे क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि आज हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन द फार्मूला F इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 ओवर r स्क्वायर। याद रहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी कीमत होती है 9.8 एक्सपोनेंट 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या हो गया? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओके, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, इसकी कीमत 6.67 एक्सपोनेंट -11 होती है। इसके यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर होती मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। ओके, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक अलग चीज़ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन याद रहे एक अलग चीज़ है। ठीक है, चूँकि हमने जी की यूनिट्स भी फाइंड करने हैं और फाइंड करने हैं हमने इसके डायमेंशंस भी, लिहाजा इसको हम क्या करते हैं कि बैलेंस कर लेते हैं। दोनों तरफ f r स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और m1 और m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएंगे m1 और m2 और यूँ आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बैलेंस होकर आ जाएगा। मैं इसी को 2 दफ़ा लिख रहा हूँ क्योंकि एक में मैं इसकी डायमेंशंस को फाइंड करूँगा और दूसरे में इसके यूनिट्स को फाइंड कर लूँगा और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ओके, अगर मैं बात करता हूँ डायमेंशंस की तो सिंपल, बहुत आसान है। f की जगह f की डायमेंशंस लिखें, m l t -2 ये डायमेंशंस हैं f की। r से मुराद रेडियस है और रेडियस की डायमेंशंस l होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, रेडियस वगैरह जो भी होगा उस सब की डायमेंशंस l होंगी। तो r चूँकि रेडियस है इसकी डायमेंशन l होंगी और r का स्क्वायर है, लिहाजा मैं यहाँ पर एक स्क्वायर भी लगा देता हूँ। जबकि m1 से मुराद एक मैस है, इसकी डायमेंशंस कैपिटल M होंगी और m2 से मुराद भी एक मैस है। मैस पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, मैस मैस ही होता है और उसके यूनिट्स ही होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर मैं देखो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही है। ओके 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 ओके, तो L3 बिकॉज L1 एंड L स्क्वायर जब ये मल्टीप्लाई होंगे L3 हो जाएगा, T -2 और M -1 ये आपकी डायमेंशंस आ जाएंगी G की। ठीक है, ये आपकी कौन सी डायमेंशंस आ गई? G की डायमेंशंस आ गई हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट्स फाइंड करने के लिए बिल्कुल आसान है, यूनिट्स फाइंड कर लेते हैं। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन, ऐसे ही है ना। तो फोर्स के यूनिट्स न्यूटन हो गए। मीटर स्क्वायर, रेडियस के यूनिट्स क्या होंगे? मीटर। अब चूंकि मीटर के ऊपर स्क्वायर भी है लिहाजा मीटर स्क्वायर, और नीचे एक मैस के यूनिट्स होंगे किलोग्राम, तो दूसरे मैस के यूनिट्स क्या होंगे? अरे इसके भी किलोग्राम होंगे।
है ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम एंड किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर, है ना। ओके, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जाहिर है ये ऊपर आएगा तो इसके जो पावर है वो चेंज हो जाएगी, यानी अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो चूँकि यहाँ पर +2 था, ऊपर जाकर -2 हो गया। और यूँ आपने इसके यूनिट्स भी फाइंड कर लिए और आपने इसकी डायमेंशंस भी फाइंड कर ली। अगर इस सिलसिले में कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए, ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं 1.7 न्यूमेरिकल की। 1.7 न्यूमेरिकल में लिख लेता हूँ। 1.7 न्यूमेरिकल 1.7 न्यूमेरिकल में वो ये पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साबित कीजिए शो दैट द एक्सप्रेशन, मैं लिख लूँ इसे, उसके बाद आपसे बात। ओके 1.7 न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, शो दैट द एक्सप्रेशन VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर आपको याद नहीं है, काइंडली प्लीज़ मेरा डायमेंशंस वाला लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। अगर आप डायमेंशंस वाले लेक्चर को देख लेंगे एक दफ़ा, तो वहाँ पर भी मैंने इस न्यूमेरिकल को हल किया है। आसान हो जाएगा आपको मेरी बात को समझना। डायमेंशंस, एक डायमेंशनल एनालिसिस एक प्रोसेस है जो हमें दो काम करके देता है। एक तो फार्मूले की करेक्टनेस को चेक कर देता है कि ये फार्मूला सही है या गलत, और दूसरा वो फार्मूला बना कर देता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसके मुताबिक उन्होंने हमसे ये पूछा है कि ये बताइए कि ये जो फार्मूला है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो हम इस फार्मूले को लिख लेते हैं। VF बहुत फीका है, मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, VF इज़ इक्वल्स टू VI प्लस AT। ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये फार्मूला सही है या नहीं, ये हमने देखना है आज। तो इसके लिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ गई तो ये फार्मूला सही है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आई तो ये फार्मूला गलत होगा। क्या करना है, सिंपली डायमेंशंस लिखनी है। एक बात याद रखिएगा, आप भागें और या मैं भागूं या कोई और भागे, हम सब की स्पीड के जो यूनिट्स हैं वो सेम होंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप आज भाग रहे थे या कल भागेंगे या परसों भागेंगे तो इनके यूनिट्स भी सेम होंगे। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, यूनिट सेम रहेंगे। और याद रहे, वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं LT-1, ऐसे ही है ना। नहीं तो डायमेंशंस वाले टॉपिक में जाएं, आपको वहाँ से पढ़ लें, समझ आ जाएगी आपको। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, इक्वल की जगह इक्वल का साइन दिया, VI की जगह, VI से मुराद क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी फाइनल हो इनिशियल हो, यूनिट्स तो वही रहेंगे, और अगर यूनिट्स वही हैं तो डेफिनेटली डायमेंशंस भी वही होंगी। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन मैच कर रही है फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन से। प्लस का साइन देता हूँ, एक्सेलरेशन लिखूँगा, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन की डायमेंशंस हैं और एक्सेलरेशन की डायमेंशंस हैं LT-2। फिर कहूँगा, अगर आपको डायमेंशंस नहीं याद, एक दफ़ा मेरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, मौजूद होगा, आप वहाँ से बहुत कुछ जान पाएंगे। टाइम की डायमेंशंस कैपिटल T होगा। ओके, अब मैं इन्हें हल कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। T-1 ये आ गया आपके पास डायमेंशन। इनिशियल वेलोसिटी की आ जाएंगी LT-1, ये डायमेंशंस आ गई आपके पास। प्लस, ये प्लस का साइन मैं दूंगा। अच्छा, L तो लिखूंगा, T-2 और T1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो T-2 + 1, याद रहे पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, तो आपके पास आंसर आएगा T-1 यानी LT-1। ऐसे ही है ना। तो L को L लिखा, T-2 और T + 1
ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा t-1। ओके ओके, lt-1 प्लस lt-1, अरे एक x प्लस दूसरा x, क्या आंसर आएगा? एक x और दो x हो जाएंगे ना, है ना। बिल्कुल इसी तरह से lt-1 प्लस lt-, दोनों रकमें सेम है, दोनों प्लस हो रही हैं, तो 2 इंटू lt-1, यानी lt-1 आपके पास कितने हैं? 2 हैं, और lt-1, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आई, लिहाजा ये फार्मूला गलत है। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये फार्मूला बिल्कुल सही है। डायमेंशंस में जब मैं आपको डायमेंशंस पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बताया था कि अगर डायमेंशनल एनालिसिस में कोई कांस्टेंट आ जाए तो डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट्स को डिस्कस नहीं करता, यानी आपको ये 2 निकालना होगा, क्योंकि 2 इज़ ए कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट कोई डायमेंशनल एनालिसिस में आ जाए तो उसे निकलना होता है। आप जब तक उसे निकालेंगे नहीं, आपका ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो अब जब आप 2 को कांस्टेंट मानकर बाहर निकाल देते हैं तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ गई, है ना। तो जैसे ही आपने इस 2 को, इस कांस्टेंट को जब आपने बाहर निकाला तो अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, है ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। दिस प्रूव्स दैट दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। यही तो उन्होंने पूछा था हमसे कि साबित कीजिए डायमेंशनली करेक्ट है, हमने साबित कर दिया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास था आई थिंक 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 के मुताबिक, क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें डिमांड कर रहे हैं एक फार्मूला बनाने की। कुछ चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं। द स्पीड v of sound wave through a medium may be assumed to depend on the density rho of the medium and its modulus of elasticity b, which is ratio of stress to strain. Deduce by the method of dimensions the formula for the speed of sound. यानी आपने स्पीड का फार्मूला बनाना है। कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं। याद रहे, मैं इससे पहले भी ये टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ। हम डायमेंशनल एनालिसिस 2 काम करता है। एक फार्मूला की करेक्टनेस को चेक करता है, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो हमने कहा कि इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट, साबित हो गया ये फार्मूला सही है डायमेंशनली। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जी डायमेंशनली हमें फार्मूला बना कर दीजिए। ये है दूसरा यूज़ डायमेंशंस का। फार्मूला कैसे बनाते हैं बता चुका हूँ मैं, इससे पहले लेक्चर में भी अगेन डिस्कस करते हैं। देखो, जो जिसका फार्मूला बनाना होता है हम उसे एक तरफ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो कह रहे हैं जी स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला बनाइए। डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। आपने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला बनाना है तो v को एक तरफ लिखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएं, और जो चीज़ें डिपेंड करती हैं उन्हें दूसरी तरफ लिखना है। अब कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड करती हैं? अरे एक तो है डेंसिटी, तो आप रो लिख लीजिए। और कौन सी दूसरी चीज़ डिपेंड करती है? वो है E, तो आप E लिख लीजिए, कैपिटल E। ये कैपिटल E क्या है? मे बी ये एनर्जी भी हो सकती थी, क्योंकि इसी बुक में आप कैपिटल E एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, बट यहाँ पर E से क्या मुराद है उन्होंने बता दिया। E विच इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ये एनर्जी नहीं है इस क्वेश्चन में, वो बता रहे हैं कि ये एनर्जी नहीं है बल्कि स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो है। ओके,
ये हमने याद रखना है क्योंकि जब हम डायमेंशनल एनालिसिस में इनकी डायमेंशंस फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। जिस चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ, जिस चीज़ को आपने फाइंड करना होता है उसे एक तरफ लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं और जो जो चीज़ें डिपेंड करती हैं उन्हें दूसरी तरफ लिख लिया जाता है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमने इसके नाम रखने हैं, तो पहले का नाम मैं ए रख देता हूँ और दूसरी का नाम मैं बी रख देता हूँ। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी है नाम रखें। ओके, तीसरा स्टेप क्या है कि अब हमने इनकी डायमेंशंस लिखनी है। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं? वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं LT-1, यही डायमेंशंस है ना, LT-1 वेलोसिटी की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाइए। डेंसिटी देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डायमेंशंस नहीं पता तो आपको कम से कम फार्मूला पता होना चाहिए, है ना, और 3 डायमेंशंस पता होनी चाहिए, लेंथ की, मैस की और टाइम की। अगर नहीं, डायमेंशंस से रिलेटेड मेरा टॉपिक है जिसमें मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, उसको देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। डेंसिटी हम जानते हैं बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। ठीक है, डेंसिटी बराबर है मैस ओवर वॉल्यूम के। डेंसिटी बराबर है मैस, तो मैस ही होता है, तो मैस की डायमेंशंस क्या होंगी? कैपिटल M, है ना। ओके, अच्छा, वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या होंगी? नहीं पता, कोई बात नहीं, फार्मूला पता है तो बोलो। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, है ना। अच्छा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मीटर्स में होती हैं, लिहाजा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना हरगिज़ ना भूलिएगा। लेंथ की डायमेंशंस होंगी कैपिटल L, ओके। ब्रेथ की डायमेंशंस होंगी कैपिटल L, क्योंकि चौड़ाई भी तो मीटर्स ही में मापी जाती है और हर चीज़ जिसके यूनिट्स मीटर हैं, सेंटीमीटर हैं, उसकी डायमेंशंस L ही होंगी। हाइट ये भी L होगी। तो अब आपके पास आ गई डायमेंशंस। M ऊपर लिखेंगे, नीचे तमाम L मल्टीप्लाई होंगे तो L3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। हाँ, ओके, ये रो है, ये रो है, और अब रो आ रहा है ML-3। ये डेंसिटी की डायमेंशंस आ गई। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, डेंसिटी की जगह डेंसिटी की डायमेंशंस लिखनी है यहाँ पर। तो डेंसिटी की डायमेंशंस क्या थी? डेंसिटी की डायमेंशन थी ML-3। डेंसिटी की डायमेंशंस थी ML-3 और डायमेंशंस लिख दें, न सिर्फ डायमेंशन लिखें बल्कि इसकी पावर A वो भी लिखें। अच्छा, अब इलास्टिक मॉडुलस की बात करते हैं। इलास्टिक मॉडुल जाहिर है इसकी डायमेंशंस भी लिखनी है, तो इसकी डायमेंशंस हमें पता होनी चाहिए। अब इसकी डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको डायमेंशंस नहीं पता कोई बात नहीं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इलास्टिक मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। इलास्टिक मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। तो इलास्टिक मॉडुलस बराबर होगा स्ट्रेस का फार्मूला क्या है? स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये स्ट्रेस है। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है दो सेम वैल्यूज़ की लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, टेंसाइल स्ट्रेन होता है, शीयर स्ट्रेन होता है। 3 मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेन होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा। हाँ, सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तब आसानी हो जाएगी। तो लेंथ चेंज हो तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स होंगे मीटर। तो नीचे वाली लेंथ के यूनिट्स क्या होंगे? ये भी मीटर होंगे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ के तो यूनिट्स ही नहीं है, और जिसके यूनिट्स ना हो वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है, अगर कांस्टेंट आ जाए तो हमने उसे निकालना होता है, ऐसे ही है ना। तो इलास्टिक मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ बराबर आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया के, यानी स्ट्रेन की चूँकि डायमेंशंस नहीं थी लिहाजा हमने उसे निकाल बाहर किया। इलास्टिक मॉडुलस बराबर है फोर्स ओवर एरिया के। तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं? मुझे याद है, नहीं आपको नहीं याद, लेक्चर देख लीजिएगा मेरा।
या निकाल लें एम एल टी माइनस 2, ये डायमेंशंस हैं फोर्स की, और एरिया की डायमेंशंस क्या हैं? अरे एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, है ना। तो एरिया बराबर होगा एल मल्टीप्लाइड बाय एल, है ना, और एरिया बराबर होगा एल स्क्वायर के, है ना। तो डायमेंशन क्या आई है? ए की डायमेंशन आ गई एल स्क्वायर। ओके, तो अब एम एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे जो एक एल बचा, ऊपर का एक एल था, नीचे दो एल थे, एल स्क्वायर था, तो एक एल बचा, एक एल ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और t -2, क्योंकि t सॉल्व नहीं हुआ किसी भी चीज़ से, लिहाजा हमने t को ऐसे ही लिख दिया। तो इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन आ गई m l-1 t -2। इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशंस आ गई m l-1 m l-1 t -2, यही डायमेंशंस है ना, और पावर को एज इट इज़ आपने लिखना है। ओके, अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस तरफ को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, यानी इधर वाली साइड को और इधर वाली साइड को कंपेयर करते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे, इस साइड पर आपके पास L कितने हैं? आपके पास L है 1, ऐसे ही है ना, L की कीमत 1 है। जबकि दूसरी तरफ आपके पास L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू है -3a। याद रहे, जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर प्लस हो जाती है, यहाँ पर L की वैल्यू होगी -b, ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -b, ठीक है। ओके, अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पर t की पावर कितनी है? t की पावर है -1, जबकि दूसरी तरफ t की पावर कितनी है? t की पावर है -2b, ऐसे ही है ना, बस यही है ना, t की पावर -2b। ओके, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास m कितने हैं? m आपके पास 0 हैं, तो दूसरी तरफ आपके पास m कितने हैं? m हैं आपके पास a, m है आपके पास b, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a प्लस b आपके पास m आ गए। ओके, देखो, बेसिस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी, यानी बेसिस अगर सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी। और क्या मतलब हुआ? -1 इज इक्वल्स टू -2b। देखो, बेसिस सेम, पावर भी सेम, तो मैंने पावर को इक्वल कर लिया। -1 इज इक्वल्स टू -2b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू b। b की वैल्यू क्या आई? b की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, बेसिस सेम है, पावर भी सेम हो जाएंगी, यानी 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b। अच्छा, 0 इज इक्वल्स टू a प्लस, इंस्टेड ऑफ b राइट द वैल्यू ऑफ b, द वैल्यू ऑफ b इज हाफ, यानी 1/2, और +1/2 इक्वल के उस तरह जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और यूँ आपके पास a की वैल्यू आ गई। याद रखिएगा, इस तीसरी वैल्यू को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह मैंने दो ही वैल्यूज़ तो अपनी तरफ से रखी थी, एक थी a और दूसरी थी b। दोनों वैल्यूज़ आ चुकी है मेरे पास, a की वैल्यू आ गई -1/2 और b की वैल्यू आ गई 1/2। तो जब दोनों वैल्यूज़ आ गई तो तीसरी जगह पर मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं, है ना। अच्छा, पहला स्टेप क्या था? जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है उसे एक तरफ लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, और जो चीज़ें आपके ख्याल में डिपेंड करती हैं उन्हें दूसरी तरफ लिखा। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था? उनके नाम रख दिए। तीसरा स्टेप क्या था? डायमेंशंस फाइंड कर ली। चौथा स्टेप क्या था कि डायमेंशंस में तमाम डायमेंशंस को कंपेयर कर लिए, यानी इधर L कितने, उधर L कितने, इधर T कितने, उधर T कितने, इधर M कितने, उधर M कितने, और इस तरह से आपने जो नाम सुजेस्ट किए थे वो फाइंड कर लिए, उनकी पावर्स। ओके, उसके बाद आपने इस फार्मूले को अगेन लिखना है, दोबारा लिखते हैं। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड E। अगर आप देखें, रो की वैल्यू a थी, e की वैल्यू b थी, तो मैं a नहीं लिख रहा, a की जगह a की वैल्यू लिखूंगा -1/2
और ई नहीं लिखूंगा, ई की पावर बी थी, बी नहीं लिखूंगा, बी की जगह बी की पावर लिखूंगा, विच इज इक्वल टू v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रो की वैल्यू -1/2 है तो मैं क्या करूंगा, +1/2 करने के लिए इसे नीचे ले जाऊंगा तो +1/2 हो जाएगी, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √e/रो। देखें ये आपके पास फार्मूला बन गया। याद रहे कांस्टेंट को डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस नहीं करता, बस आप इतना ही लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो जस्ट आप कांस्टेंट लिख दें, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते डायमेंशनल एनालिसिस में, E/रो। ये आपका फार्मूला बन गया और चेक कर लीजिए बुक में यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बात बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं आगे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं इसे लिख तो लूँ। ओके, 9 क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन E = mc² इज डायमेंशनली करेक्ट। साबित कीजिए कि ये जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है E = mc² ये डायमेंशनली करेक्ट है, यानी E = mc² इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस आपके 2 काम करता है। एक, करेक्टनेस चेक करता है फार्मूले की कि फार्मूला करेक्ट है या नहीं, और दूसरा वो फार्मूला बना कर देता है। फार्मूला बना कर देता है वो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में फार्मूला बना लिया, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन यानी इस मौजूदा क्वेश्चन में हम साबित करेंगे कि ये फार्मूला सही है या गलत विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तरीकाकार क्या है कि डायमेंशंस लिखेंगे और अगर दोनों तरफ की डायमेंशंस सेम आ गई तो ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, देखो एक तरफ एनर्जी है, याद रहे इससे पहले एनर्जी नहीं थी हमारे पास, इलास्टिक मॉडुलस था, ये वाला ये इलास्टिक मॉडुलस था हमारे पास, कैपिटल ई से मुराद इलास्टिक मॉडुलस था यहाँ पर, और इसका जिक्र उन्होंने क्वेश्चन में कर दिया था, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ पर ये एनर्जी है और एनर्जी बराबर होती है वर्क के। किसके बराबर होती है एनर्जी? वर्क के। क्या वाकई? अरे जितनी एनर्जी लेते हो उतना ही तो वर्क करते हो। हाँ, वर्क एनर्जी इक्वेशन भूल गए? तो एनर्जी बराबर होती है वर्क के, यानी वर्क बराबर है mc² और वर्क बराबर होता है FD के, FD = mc²। ठीक है, एनर्जी बराबर होती है वर्क के, याद रखिएगा एनर्जी हमेशा वर्क के बराबर होती है। मैं लिख देता हूँ, एनर्जी हमेशा बराबर होती है वर्क के। क्या वाकई? अरे वर्क के यूनिट्स क्या हैं? जूल। एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं? जूल। दोनों के यूनिट्स भी सेम हैं, है ना? तो असल में एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है। जहाँ पर एनर्जी आए आप वहाँ पर वर्क लिख सकते हैं, जहाँ पर वर्क आए आप वहाँ पर एनर्जी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहाँ पड़ेगा आगे जाकर, तब हम डिस्कस करेंगे इसको। फोर्स की डायमेंशंस क्या हैं मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। mLT-2 फोर्स की डायमेंशंस हैं और D से मुराद डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशंस होंगी L। ओके, M से मुराद मैस है, मैस की डायमेंशंस होंगी M, और C से मुराद स्पीड ऑफ लाइट है। लाइट की स्पीड हो या आपकी स्पीड हो, यूनिट्स तो वही रहेंगे, तो इसके यूनिट्स होंगे LT-1, और चूंकि C का स्क्वायर है लिहाजा इसके ऊपर स्केल दे दीजिए। अच्छा, इस तरफ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, mL2T-2, यही आ रहा है ना, ये इज इक्वल्स टू M। देखो इसका स्केयर है, जब स्केयर ओपन होगा तो L² हो जाएगा, और T-1 × 2 इज T-2। तो आप नोटिस करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, यानी आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। E = mc² भी डायमेंशनली
करेक्ट है। ठीक है, ओके ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं वो कि सपोज वी आर टोल्ड, फ़र्ज़ कीजिए कि हमें ये बताया गया है दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड v इज़ प्रपोर्शनल, यानी एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन जो है इज़ प्रपोर्शनल, सर्कल ऑफ रेडियस विद यूनिफॉर्म प्रपोर्शनल टू सम पावर ऑफ r से Rn। यानी मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ कि एक्सेलरेशन इज़ प्रपोर्शनल टू r और उसकी पावर n है, और एंड सम पावर ऑफ v से Vm। डिटरमाइन द पावर्स ऑफ r एंड v। r और v की जो पावर्स हैं यानी n और m, ये फाइंड करनी है। ओके, इससे पहले 2 क्वेश्चन में हमने फार्मूला बनाना सीखा कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। उसमें हम क्या करते थे कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसे एक तरफ लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लामत लगाई, और जो चीज़ें डिपेंड करती हैं या प्रोपोर्शनल हैं उनको दूसरी तरफ लिखा जाता है, और फिर जो दूसरी तरफ लिखी गई हैं उनकी कुछ पावर लिखा करते थे। वो आपकी मर्ज़ी थी, आप ए रखें, बी रखें, सी रखें, डी रखें, लेकिन इस आखिरी क्वेश्चन में आपका वो अख्तियार ख़त्म कर दिया गया है। पावर्स के नाम उन्होंने खुद रखे हैं और वो हैं n और m, और वो कह रहे हैं कि बताइए इनकी क्या वैल्यूज़ हैं, यानी n किसके बराबर है और m किसके बराबर है। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन को पूरा नहीं हल करना, हमने सिर्फ ये पावर्स ही फाइंड करनी है। याद रहे इससे पहले हमने पावर्स ही तो फाइंड की थी। अरे देखिए, a और b आपने पावर रख ली थी और फिर इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली, यानी b की पावर आ गई ये, a की पावर आ गई ये। हमने बस यहाँ तक ही चलना है, पूरा फार्मूला नहीं बनाना। तो तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार बहुत आसान है। एक तरफ डायमेंशंस लिखिए एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या होंगी? एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होंगी LT-2। याद रहे एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होती हैं LT-2। अच्छा, R की डायमेंशंस क्या होंगी? L, यस, N, और V की डायमेंशंस क्या होंगी? LT-1। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, वेलोसिटी की डायमेंशंस LT-1 होती है। ओके, पावर्स की यानी n और m की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पर हमारे पास L कितने हैं भाई? 1 है, जबकि दूसरी तरफ L कितने हैं? L हैं n+n, है ना। L ये है, L ये है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएंगी, n+m हो गया। ओके, इस तरफ मेरे पास t कितने हैं? इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास t है -2, जबकि इस तरफ t कितने हैं? इस तरफ t है -m ओनली। ये माइनस और m मल्टीप्लाई होंगे, -m हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बेसिस सेम है, पावर भी सेम हुई, यानी -2 इज इक्वल्स टू -m, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू m। m की वैल्यू क्या आ गई? 2, यानी एक आंसर तो आपका आ गया। उन्होंने कहा था कि पावर्स डिटरमाइन दी पावर्स। अब हमने m तो डिटरमाइन कर लिया, बट n रह गया। बेसिस सेम है, यहाँ पर n को फाइंड कर लेते हैं। बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी 1 इज इक्वल्स टू n+m। अच्छा, m की वैल्यू क्या है? n+m की वैल्यू ये रही, ये m की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा? m नहीं लिखूँगा, बल्कि m की जगह m की वैल्यू लिख दूंगा, जो कि है 2। अब ये +2 इक्वल के उस तरफ जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू n। और अगर मैं इसे हल करता हूँ आगे, तो अब मेरे पास आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू n, यानी n इज इक्वल्स टू -1 एंड और m इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यही 2 चीज़ें तो उन्होंने हमसे पूछी थी। वो कह रहे थे कि n और m
जो पावर्स के नाम हमने रखे हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर दें, और वैल्यूज़ हमने फाइंड कर दी। ये था हमारा आखिरी न्यूमेरिकल। आज हमने मेजरमेंट्स के तमाम न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर लिए। लेक्चर अच्छा लगा हो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ समझ नहीं आया, कोई घबराने की बात नहीं है। आपने सिर्फ कमेंट करना है, कमेंट में पूछना है और मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, करके समझा दूंगा। जो सवाल आपके जहन में है बिला झिझक पूछिए मुझसे। हाँ, अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।